भारतीय कानून में दो शब्द हैं जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन जिनके अंजाम में जमीन आसमान का फर्क है। हत्या और सदोष मानववध। एक में आपको उम्र कैद या फांसी तक हो सकती है और दूसरे में शायद 10 साल की सजा। आज हम इसी बारीक लेकिन बेहद अहम फर्क की गहराई में उतरेंगे। और ये सिर्फ वकीलों या जजों के समझने की बात नहीं है। ये हमें सिखाता है कि हमारा कानून किसी अपराध को कैसे देखता है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि उस काम के पीछे की सोच क्या थी। बिल्कुल। आज हम जिस केस पर बात करने वाले हैं, हमारा स्रोत सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का विश्लेषण करते हैं। कहानी एक ऐसी घटना की है जो पहली नजर में एक सीधी साधी हत्या लगती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अदालत ने उसे कुछ और ही माना। तो हमारा मकसद है ये समझना कि अदालतें किसी के दिमाग में चल रहे इरादे और उसके काम के अंजाम की जानकारी, इनके बीच का फर्क कैसे तय करती हैं। एकदम सही। ये एक तरह की कानूनी जासूसी है, कह सकते हैं। अदालत सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर उस एक पल को फिर से जीने की कोशिश करती है जब वो अपराध हुआ था, ताकि ये तय हो सके कि करने वाले के मन में असल में क्या था। तो चलिए सीधे उस केस से ही शुरू करते हैं। घटना 1998 की है, अहमदाबाद की। दो लोग, लुइस विलियम्स और एक दूसरे व्यक्ति के बीच किसी बात पर कहासुनी होती है। कुछ देर बाद वो दूसरा व्यक्ति गुस्से में विलियम्स के घर पहुंचता है, उसे गालियां देता है और फिर चाकू से उस पर हमला कर देता है। विलियम्स बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यहाँ तक तो ये एक हिंसक हमले का मामला लगता है, लेकिन कहानी का जो सबसे दुखद मोड़ है वो ये है कि अस्पताल में 13 दिन तक इलाज चलने के बाद विलियम्स की सेप्टिसीमिया से मौत हो जाती है। सेप्टिसीमिया मतलब जख्म में इन्फेक्शन फैलने से हुआ ब्लड पॉइजनिंग। जी। तो एक झगड़ा, फिर चाकूबाजी और आखिर में मौत। मेरे हिसाब से तो ज्यादातर लोग इसे सीधे सीधे हत्या ही कहेंगे। हाँ। केस चला भी और निचली अदालतों ने भी इसे हत्या ही माना और हमलावर को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी। हाँ, और ये स्वाभाविक भी है, आम समझ यही कहती है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हत्या यानी मर्डर नहीं है। उन्होंने सजा को धारा 302 से बदलकर धारा 304 भाग 1 में कर दिया, जो कि है सदोष मानव वध। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई हूँ। अगर कोई किसी पर चाकू से हमला करता है और उस हमले की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो ये हत्या क्यों नहीं है? अदालत ने ये कैसे तय कर लिया कि इरादा जान लेने का नहीं था? ये तो किसी का दिमाग पढ़ने जैसा हो गया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही इस पूरे मामले का क्रक्स है। अदालत किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकती, इसलिए वो परिस्थितियों पर गौर करती है। अदालत ने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया कि ये सब हुआ कैसे। ये कोई ठंगे दिमाग से की गई प्लानिंग नहीं थी। अच्छा। दोनों के बीच पहले एक झगड़ा हुआ था। हमलावर आवेग, क्रोध और आत्म उत्तेजना में, यानी हीट ऑफ द मोमेंट में, विलियम्स के घर गया था। तो अचानक आए गुस्से की कानून में इतनी अहमियत है कि वो हत्या के आरोप को बिल्कुल बदल सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये पूर्व नियोजित इरादे की संभावना को कम कर देता है। सोचिए, अगर हमलावर घर से एक भरी हुई बंदूक लेकर जाता तो अदालत के लिए ये मानना ज्यादा आसान होता कि वो मारने के इरादे से ही गया था। सही है। लेकिन यहां जो हुआ वो एक झगड़े का नतीजा था। अदालत ये नहीं कह रही कि हमलावर बेकसूर है, लेकिन वो ये कह रही है कि उसकी मानसिक स्थिति एक सोची समझी हत्या वाले अपराधी जैसी नहीं थी। ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी चाकू तो एक जानलेवा हथियार है। जो इंसान चाकू का इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसे ये जानकारी नहीं होती कि इससे किसी की जान जा सकती है? बहुत बढ़िया सवाल। और यहीं पे इरादा मतलब इंटेंशन और जानकारी मतलब नॉलेज का फर्क सामने आता है। इसी को समझाने के लिए हमारे स्रोत में एक बहुत शानदार कानूनी मिसाल दी गई है, केसर सिंह बनाम हरियाणा राज्य केस की। उसमें कहा गया है कि सदोष मानववध एक वंश है और हत्या उसकी प्रजाति है। वंश और प्रजाति मतलब कल्पेबल होमिसाइड एक बड़ी कैटेगरी है, एक जीनस है, और मर्डर उसी कैटेगरी के अंदर आने वाला एक खास और सबसे संगीन जुर्म, एक स्पीशीज है। एकदम सही। इसका मतलब ये हुआ कि हर हत्या सदोष मानववध तो होती है, लेकिन हर सदोष मानववध हत्या नहीं होता। अच्छा। हत्या सदोष मानववध का सबसे गंभीर रूप है, और इन दोनों के बीच की लकीर खींचता है मेंजरेया, यानी दोषपूर्ण मन या अपराध करते वक्त की मानसिक स्थिति। तो अदालतें ये कैसे तय करते हैं कि हमलावर का इरादा क्या था?
क्या वो सिर्फ चोट पहुंचाना चाहता था या वाकई जान लेना चाहता था? सबूतों से इसका पता कैसे चलता है? देखिए, अदालतें कुछ चीजों पर गौर करती हैं, जैसे हथियार क्या था, क्या वो हथियार पहले से तैयार करके लाया गया था या मौके पर ही कोई चीज उठा ली, हमला शरीर के किस हिस्से पर किया गया, क्या किसी नाजुक अंग जैसे दिल या सिर पर वार किया गया, कितने वार किए गए, एक या अनेक? इस मामले में तो एक ही वार किया गया था। जी, इस मामले में एक ही वार किया गया था। अच्छा, तो अगर कई बार चाकू मारा गया होता या मान लीजिए गले पर वार किया गया होता, तो अदालत शायद ये मानती कि इरादा जान लेने का ही था। संभावना बढ़ जाती, बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें इरादे की गंभीरता को दिखाती हैं। अब आते हैं आईपीसी की धारा 304 पर, जिसके 2 हिस्से इस फर्क को और साफ करते हैं। ठीक है। भाग आए तब लगता है जब किसी को ऐसी चोट पहुंचाने का इरादा हो जिससे मौत होने की संभावना हो। यहां इरादा है लेकिन जान लेने का नहीं, बल्कि गंभीर चोट पहुंचाने का। हमलावर को पता है कि उसकी चोट घातक हो सकती है। और अहमदाबाद वाले केस में अदालत ने यही माना? हाँ, अदालत ने यही माना कि हमलावर का इरादा विलियम्स को ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाना था जिससे मौत हो सकती थी। और भाग 2, उसमें और इसमें क्या फर्क है? ये तो सुनने में बहुत एक जैसे लग रहे हैं। ये फर्क बहुत बारीक है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 2 तब लगता है जब ऐसी कोई खास चोट पहुंचाने का इरादा ना भी हो, लेकिन ये जानकारी हो कि आप जो काम कर रहे हैं उससे किसी की मौत हो सकती है। अच्छा। यहां इरादे से ज्यादा जानकारी का तत्व भारी पड़ता है। इसका क्लासिक उदाहरण है किसी भीड़-भाड़ वाली सड़क पर अंधाधुंध रफ्तार से गाड़ी चलाना। ड्राइवर का इरादा किसी को मारने का नहीं है, लेकिन उसे ये ज्ञान या जानकारी है कि उसके इस काम से किसी की मौत हो सकती है। अगर कोई मर जाता है तो उस पर धारा 304 भाग 2 लग सकती है। वाह! तो भाग 1 में घातक चोट का इरादा है और भाग 2 में घातक काम की जानकारी है। बिल्कुल। तो अहमदाबाद वाले केस को अदालत ने भाग 1 में रखा क्योंकि वहां चाकू से एक खास व्यक्ति को चोट पहुंचाने का साफ इरादा था। एकदम सही। और अदालत के इस नतीजे पर पहुंचने में एक और बहुत बड़ी वजह थी जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था कि मौत 13 दिन बाद हुई। हाँ, पीड़ित की मौत तुरंत नहीं हुई। मौत सेप्टिसीमिया से हुई, जो जख्म में इन्फेक्शन फैलने का नतीजा था। ये चोट का सीधा नहीं बल्कि एक अप्रत्यक्ष परिणाम था। अदालत ने इस बात पर बहुत गौर किया। अगर इरादा सीधे सीधे हत्या का होता तो शायद हमला और घातक होता। मौत का तुरंत न होना इस दलील को मजबूत करता है कि अभियुक्त के पास मौत का कारण बनने का पक्का इरादा नहीं था, बल्कि उसे अपने काम के नतीजों की जानकारी थी। ये तो सच में बहुत बारीक लाइन है, और इसी एक लाइन पर यह तय हो गया कि किसी को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी है या नहीं। जी। इस फैसले का उस हमलावर की सजा पर क्या असर पड़ा? असर बहुत बड़ा था। धारा 302 यानी हत्या में कम से कम सजा आजीवन कारावास है और ज्यादा से ज्यादा मृत्युदंड। सही है। इसमें जज के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते, लेकिन धारा 304 भाग 1 में सजा 10 साल तक की कैद या आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकती है। मतलब यहां जज मामले के परिस्थितियों के हिसाब से सजा तय कर सकते हैं। तो इस मामले में अदालत ने क्या सजा दी? इस मामले में अभियुक्त निचली अदालतों से सजा पाने के बाद पहले ही 14 साल जेल में काट चुका था। 14 साल? जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को धारा 304 भाग 1 में बदला, तो उन्होंने कहा कि वो पहले ही कानून के तहत अधिकतम सजा से ज्यादा वक्त जेल में बिता चुका है। इसलिए अदालत ने उसकी 14 साल की सजा को ही पर्याप्त माना और उसे रिहा करने का आदेश दे दिया। 14 साल बाद रिहाई, जबकि अगर फैसला हत्या का ही रहता तो वो शायद कभी बाहर नहीं आ पाता। कभी नहीं। ये दिखाता है कि ये कानूनी फर्क सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बदल देता है। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हमारा कानून सिर्फ अपराध के नतीजे को नहीं तौलता, वो अपराध के पीछे की नीयत, उसकी वजह और उस पल की मानसिक स्थिति को बहुत गहराई से परखता है। बिल्कुल। क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी, क्या प्लानिंग की गई थी, या सब कुछ अचानक गुस्से में हो गया? मारने का इरादा था या सिर्फ डराने धमकाने का? सही कहा। ये दिखाता है कि न्याय का तराजू कितना संवेदनशील है। हर केस अपने आप में अलग होता है। यही वजह है कि जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी हत्या के मामले में सजा कम हो गई, तो हम तुरंत ये सोच लेते हैं कि न्याय नहीं हुआ। हाँ, ये होता है। लेकिन अक्सर उसके पीछे ऐसे ही गहरे कानूनी और तथ्यात्मक कारण होते हैं। और ये भी कि न्याय का मतलब सिर्फ बदला लेना या कठोर सजा देना नहीं है। न्याय का मतलब है
अपराध के अनुपात में सजा देना, ठंडे दिमाग से योजना बनाकर की गई हत्या और आवेश में हुए अपराध को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये न्याय के उस सिद्धांत को मजबूत करता है कि सजा सुधार का एक जरिया भी होनी चाहिए। हर अपराधी को एक ही तरह से नहीं आंका जा सकता। तो हमारे श्रोताओं के लिए इसका मतलब ये है कि अगली बार जब भी वो ऐसी कोई खबर पढ़ें तो हेडलाइन से आगे जाकर ये सोचने की कोशिश करें कि शायद कहानी में और भी बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, क्योंकि सुर्खियां अक्सर पूरी कहानी नहीं बताती। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। इस केस में मौत 13 दिन बाद सेप्टिसीमिया से हुई, जो चोट का एक अप्रत्यक्ष नतीजा था। अब सोचिए, अगर लुइस विलियम्स को बेहतर या शायद कोई अलग तरह का मेडिकल इलाज मिला होता और किसी तरह उनकी जान बच जाती, तो हमलावर पर क्या आरोप लगता? तब ये हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला बनता। जी। उस सूरत में अदालत इरादे को कैसे साबित करती? क्या तब ये साबित करना ज्यादा मुश्किल या ज्यादा आसान होता कि उसका इरादा वाकई जान लेने का था? क्या नतीजे का बदल जाना अपराध के पीछे की नीयत को लेकर हमारी समझ को भी बदल देता है?